आइए आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे उदारवादी और उपयोगितावादी शिक्षा। लिबरल एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन। उदारवादी शिक्षा क्या है और उपयोगितावादी शिक्षा क्या है। पहले हम बात करते हैं उदारवादी शिक्षा की। उदारवादी शिक्षा लिबरल एजुकेशन, इसको हम नॉन वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं, यानी अव्यवसायिक शिक्षा। जो उदारवादी शिक्षा होती है, उदारवादी शिक्षा वह शिक्षा कही जाती है जिसके द्वारा मनुष्यों में मानवीय गुणों के विकास पर बल दिया जाता है और उन्हें सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है, उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उदार शिक्षा होती है वह मानवीय गुणों के विकास पर बल देती है, अर्थात यह कहें कि आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर के जो मानसिक संतुष्टि के लिए या आत्मिक संतुष्टि के लिए जो शिक्षा दी जाती है वह उदारवादी शिक्षा है। इसका उपयोग समाज को सभ्य बनाने के लिए किया जाता है। उदारवादी शिक्षा में अर्थोपार्जन की बात नहीं करते हैं, ये धन कमाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि मानवीय गुणों के विकास की बात करते हैं। जो आपकी ये उदारवादी शिक्षा होती है, एक सामान्य शिक्षा होती है, अव्यवसायिक शिक्षा होती है। इसमें कला, साहित्य, संगीत, इतिहास, नीति शास्त्र आदि सभी विषयों की शिक्षा की प्रधानता होती है। इसमें मानवीय गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। बात करते हैं जैसे प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे और वहाँ पे उनका एम ये होता था कि हम व्यक्ति के अंदर नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुणों का विकास करके उसे आध्यात्मिकता की ओर आगे ले जाएं। आध्यात्मिकता पर बल देते थे, मोक्ष प्राप्ति उनका एम माना जाता था। तो यह आपकी उदारवादी शिक्षा होती थी। तो उदारवादी शिक्षा वह शिक्षा होती है जो मानवीय गुणों के विकास पर बल देती है। अब उदारवादी शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उदारवादी शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है। इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक विकास, सभी प्रकार के विकास पर बल दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास या ये कहें कि शारीरिक विकास एवं जन्मजात शक्तियों का उदारीकरण। तो शारीरिक विकास से हमारा तात्पर्य यह होता है उसकी मांसपेशियों को सशक्त बनाना, जो उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मांसपेशियां होती हैं उनका विकास करना। शारीरिक विकास करने के लिए जो व्यायाम और पोषण के नियम भी बताए जाते हैं, इसमें खेलकूद की व्यवस्था होती है, किस तरीके से एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है उसके नियम बताए जाते हैं, तथा अगर किसी को कोई रोग हो जाता है तो उससे हम किन उपायों के द्वारा बच सकते हैं उसके उपाय भी बताए जाते हैं। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या होता है, शारीरिक वृद्धि से होता है। शारीरिक विकास के लिए उसका खाना पीना, रहना, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एक बालक किस तरीके से निरोग रह सकता है वह सब चीज़ें उदारवादी शिक्षा में बताई जाती हैं। बालक के जन्म के समय जो शक्तियाँ, गुण होते हैं, उनका विकास जो होता है उसकी शिक्षा देना, यही उदारीकरण होता है। और इसमें सभी चीज़ें, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इनको इंक्लूड किया गया है। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य उसकी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मांसपेशियों सबका विकास करके शारीरिक वृद्धि करने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसिक विकास। मानसिक या बौद्धिक विकास की बात करते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। तो इसमें जो मानसिक विकास होता है या बौद्धिक विकास होता है उसके अंतर्गत हमारी जो स्मृति है, तर्क शक्ति है, कल्पना शक्ति है, चिंतन मनन की जो शक्तियाँ हैं, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें हमारे जो प्रेरक होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं वो भी मेरे शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों पर प्रभाव डालते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं कि हमारा जो ज्ञान होता है या जो चीज़ें होती हैं, हमारा जो सोचना होता है, तो हम किस चीज़ को किस नज़रिए से सोचते हैं तथा जो हम सोच रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, यह भी हम देखते हैं। सपोज हमने आपको कोई भी चीज़, छोटी चीज़ दी तो आप किस तरीके से उससे एक बेटर रिजल्ट पा सकते हैं, यह हम देखते हैं। यह मानसिक विकास के अंतर्गत आता है कि आप अपनी मानसिक तर्क शक्ति और बौद्धिक विकास के अकॉर्डिंग उसको कितना अच्छे से अच्छा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना बेटर रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने आपको
₹1000 दे दिए, तो ₹1000 से आप इतना बेटर रिजल्ट लेके आए, इतना अच्छा आपने उन चीज़ों से बहुत चीज़ों को निकाल लिया। वहीं दूसरे व्यक्ति को अगर ₹10,000 भी दे दिए जाए, तो वो उसका कोई भी यूज़ नहीं कर पाता है और उसका कोई भी यूज़फुल रिजल्ट नहीं दिखा पाता है, उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाता है। तो ये आपका शारीरिक और मानसिक विकास पर, जो आपका बौद्धिक विकास होता है, उस पे डिपेंड करता है। तो आत्मविश्वास, भय, आशा, जो आपके अभय होते हैं, आशा है, इन सभी प्रेरकों का विकास करना भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक विकास से। सांस्कृतिक विकास क्या होता है? सांस्कृतिक विकास से हमारा तात्पर्य विद्यार्थी के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज जो होते हैं, उसकी संस्कृति होती है, धर्म होता है, नृत्य कला, साहित्य होता है, इन सभी सांस्कृतिक के अंतर्गत इन सभी का विकास करना आता है। तो व्यक्ति के अंदर संस्कृति का विकास करके उसे समाज का एक अच्छा नागरिक बनाना, सुयोग्य नागरिक बनाना ही सांस्कृतिक विकास होता है। सांस्कृतिक विकास में उसकी सभ्यता, संस्कृति का विकास किया जाता है, उसके अंदर इन गुणों का विकास किया जाता है। जैसे समाज में अनेक प्रकार की भाषा संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जो बालक को समाज में किस प्रकार से उन सभी संस्कृतियों के बीच में ढलना है, किस तरीके से हमें उनके बीच में समायोजन करना है, यह सिखाते हैं। तो जिस सभ्यता संस्कृति का है बालक, उसी सभ्यता संस्कृति का आदर करना केवल उसे नहीं आना चाहिए। एक सभ्यता संस्कृति का अगर हम आदर करते हैं तो वही सब हमारा सांस्कृतिक विकास नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ जो और भी सभ्यताएं हैं, उनका हम किस तरीके से आदर कर सकते हैं, यह सांस्कृतिक विकास में बताया गया है। तो एक सभ्यता संस्कृति के साथ साथ और भी जो सभ्यताएं होती हैं, उनका भी हमें आदर करना आना चाहिए। सांस्कृतिक विकास से हमारा तात्पर्य क्या हुआ कि जो रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, हमारी संस्कृतियां हैं, उनका विकास करना ही सांस्कृतिक विकास है। हम बात करेंगे आपके सामाजिक विकास की। सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सामाजिक विकास। मनुष्य एक समाज का प्राणी होता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति को समाज का एक सुयोग्य नागरिक बनाना, उसके अपने कर्तव्य कुछ होते हैं जिन्हें वह समाज में रहकर पूरा करता है। तो बालक को समाज की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार, ये सभी चीज़ें समाज में समायोजन करके ही उसे योग्य बनाते हैं कि उसे कैसे समाज में समायोजन करना है, समाज की बुराइयों के प्रति किस तरीके से बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों का वहाँ पे विकास करना है, किस तरीके से हम अच्छाइयों को वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, बुराइयों को ख़त्म करके किस तरीके से हम अच्छा माहौल वहाँ दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि आप हमारे अंदर अच्छाई बुराई में हम अंतर करना जानते हैं कि समाज में विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, उन सभी धर्म जाति के लोगों के बीच में बालक को मिलकर के किस प्रकार से समायोजन करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की शिक्षा उदारवादी शिक्षा से हमें मिलती है, वह सामाजिक विकास के अंतर्गत मिलती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सामाजिक विकास, आप लोग समझ गए होंगे। हम बात करेंगे आध्यात्मिक विकास की। तो आध्यात्मिक विकास से तात्पर्य क्या होता है? आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिकता की बात करता है। इसमें आध्यात्मिक गुणों के विकास पर बल दिया गया है कि मनुष्य में किस प्रकार से हम आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकते हैं। व्यक्ति के अंदर एक परम शक्तिशाली सत्ता का विकास करना, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराना, उसे उसके प्रति उसके भाव जागृत कराना कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता की ओर वह बढ़ सके। अब नेक्स्ट क्या है? आपका नैतिक और चारित्रिक विकास करना। तो विद्यार्थी में नैतिक और चारित्रिक विकास, जो उसका मोरल और करेक्टर डेवलपमेंट होता है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो विद्यार्थी के अंदर नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना ही उदारवादी शिक्षा मानी जाती है। इसमें हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं, ईमानदारी, परोपकार है, हमारा चारित्रिक विकास है, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग है, एक साथ रहना सिखाना, दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये सभी नैतिक और चारित्रिक विकास के अंतर्गत आएंगे। इन सभी गुणों का विकास करना ही नैतिक और चारित्रिक विकास है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो उसके अंदर यदि हम मानवीय गुणों का विकास करेंगे, उसको मानवीयता के गुण सिखाएंगे, तो उसके अंदर नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास स्वतः ही होने लगता है। व्यक्ति के अंदर वो संस्कार अपने आप जन्म लेने लगते हैं, जिससे वो अपने चरित्र को, अपनी नैतिकता
नैतिकता की ओर अच्छे से आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। तो उसके अंदर नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास स्वयं से होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा। इसमें एजुकेशन ऑफ नेशंस, गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप। तो शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा जो होती है, इसमें बच्चों को लोकतंत्र की शक्तियों से अवगत कराते हैं तथा उनके जो अधिकार होते हैं, उनकी कर्तव्य होते हैं, उनका ज्ञान कराना कि उनके राज्य के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, इसके प्रति नागरिकता के विषय में बताना। यह आपका नागरिकता की शिक्षा और शासन तंत्र के अंतर्गत आएगा। यह आपकी उदारवादी शिक्षा होती है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना उस राज्य की जिम्मेदारी होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसके कर्तव्य क्या हैं और उसकी क्या यहाँ पे शक्तियाँ हैं, क्या अधिकार हैं, उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि जिसे देखकर वो आगे बढ़ सकें, वो समझ सकें इस प्रकार से कि हमारे यहाँ पे क्या कर्तव्य हैं। जैसे जिस परिवेश में बच्चा रह रहा होता है तो अपने देश, प्रदेश, क्षेत्रीय स्तर पर जो शासन को कार्य करते हुए देखता है, अपने अधिकारियों, अपने लोगों को देखता है, उनके कार्यों को जैसे ऑब्जर्व करता है, तो उन सारी चीज़ों से अवगत कराया जाता है उदारवादी शिक्षा के माध्यम से। तो यह सभी शासन प्रणाली की जो प्रक्रियाएं हैं वह उदारवादी शिक्षा के द्वारा ही बताई जाती हैं। अतः हम निष्कर्ष तौर पे यह कह सकते हैं कि उदारवादी शिक्षा जो होती है वो मानवीय गुणों का विकास करके व्यक्ति से किस तरीके से बातचीत करना है, उनसे घुल मिल कर रहना है, यह सब चीज़ें सिखाती हैं। व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास करके उसे एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाती हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि उदारवादी शिक्षा क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे उपयोगितावादी शिक्षा की, कि उपयोगितावादी शिक्षा क्या है, यूटिलिटेरियन एजुकेशन क्या है। वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।